हेलो फ्रेंड्स, मार्च का महीना एंडोमेट्रियोसिस अवेयरनेस मंथ के नाम से जाना जाता है। तो आइए आज हम लोग कुछ डिस्कशन करेंगे एंडोमेट्रियोसिस के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए। हमारे साथ हैं मिस्टर रजत मीडिया से और मैं डॉक्टर अमित आहूजा मेडिकल रिसर्च सेंटर से। मैडम, सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है और ये किस एज ग्रुप में होता है? तो मिस्टर रजत, मैं एंडोमेट्रियोसिस को बहुत सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करती हूँ। यूट्रस की 3 लेयर्स होती हैं। आउटर मोस्ट लेयर सिरोजा, मिडिल लेयर मायोमेट्रियम, इनर मोस्ट लेयर एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम लेयर जो होती है वो सबसे डायनेमिक यानी सबसे एक्टिव लेयर होती है। हर महीने वो साइज में बढ़ती है और पीरियड्स के टाइम पे वहाँ से शेडिंग होती है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, फिर वो पतली हो जाती है। जब यही डायनेमिक लेयर अन्य स्थान पर डिपॉजिट हो जाती है, जैसे कि ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब्स, बच्चेदानी की बाहरी परत पर, या फिर इंटेस्टाइन्स पे, ब्लैडर पर, स्किन पर, विजाइना पर, तब ऐसी सिचुएशन को हम लोग कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस में ये जो लीजन्स हैं जहाँ पर अन्य स्थान पर एंडोमेट्रियम डिपॉजिट है, हर बारी जब पीरियड आता है तो वो जो एंडोमेट्रियम है वो थिक होती जाती है और वहाँ से भी जैसे पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग होती है वैसे ही ब्लीडिंग होती है और वो लीजन बड़ा होकर फिर आसपास के ऑर्गन्स को भी इन्वॉल्व कर लेता है, यानी कि वहाँ भी जाले बन जाते हैं और पेशेंट को बहुत सिवियर पेन होना शुरू हो जाता है। जहाँ तक एज ग्रुप की बात करें तो ये किसी भी एज ग्रुप की लेडी को हो सकता है, बट मोस्ट कॉमन एज ग्रुप है 20 साल से लेकर 40 साल तक के एज ग्रुप में कॉमनली पाया जाता है। लेकिन आजकल हम लोग कुछ ऐसे भी केसेस देख रहे हैं जहाँ पर टीनेजर्स एंडोमेट्रियोसिस की कंप्लेन लेकर हमारे पास आते हैं। जैसा कि हमने जाना कि एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है और ये किस एज ग्रुप में होता है, अब हमारा ये जानना भी बहुत जरूरी है कि इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो मैडम बताइए कि क्या होते हैं इसके सिम्टम्स? देखिए, एंडोमेट्रियोसिस का मोस्ट कॉमन सिम्टम है पीरियड्स के टाइम पर पेन ही होना। पेशेंट को बहुत सिवियर पेन होता है ना। अगर वो स्कूल गोइंग गर्ल है तो वो स्कूल नहीं अटेंड कर पाती, ऑफिस गोइंग लेडी है तो वो ऑफिस में अपने 2-3 दिन मिस करती है, और अगर वो होम मेकर है तो वो घर के कामकाज छोड़ के अपना बिस्तर पर लेटी रहती हैं। इसके अलावा पेशेंट को पूरे महीने ही कुछ पेशेंट्स को क्रॉनिक पेल्विक पेन बना रहता है। पेट के निचले हिस्से में एक अजीब किस्म का दर्द बना रहता है। पेशेंट को सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के टाइम पे पेन होता है, उसको यूरिन पास करने में पेन हो सकता है, बैकएक हो सकती है, मोशन पास करने में भी दिक्कत आती है और अजीब सी थकावट और मूड स्विंग्स रहते हैं ऐसे पेशेंट्स को। और इस पेन की वजह से कई बारी पेशेंट्स में डिप्रेशन, एंजाइटी वाली प्रॉब्लम्स भी देखी जाती हैं। तो मैडम, अब हमारा तीसरा सवाल ये है कि एंडोमेट्रियोसिस के क्या क्या कारण होते हैं? देखिए, एंडोमेट्रियोसिस के कारण के बारे में बात करें तो इसके बहुत सारे रीजंस हैं और इसको हम लोग एक एनिग्मेटिक डिजीज कहते हैं, क्योंकि ट्रू रीजन इसका अभी तक नहीं पता चल पाया, लेकिन काफ़ी थ्योरीज हैं। सबसे पहले हार्मोनल थ्योरी, यानी कि बॉडी में जब ईस्ट्रोजन की मात्रा, किसी लेडी की बॉडी में ईस्ट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है तो उनको एंडोमेट्रियोसिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हमारी बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिसको हम लोग सेलोमिक मेटाप्लीजिया कहते हैं। सेलोमिक मेटाप्लीजिया मतलब बॉडी के कोई भी सेल्स, आप मान के चलिए ओवरी के सेल्स या फिर यूट्रस के आउटर सरफेस के सेल्स या ट्यूब के या फिर इंटेस्टाइन के या ब्लैडर, जहाँ जहाँ पे एंडोमेट्रियोसिस होता है वहाँ पे वो जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो एंडोमेट्रियम की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। कुछ चेंजेस आ जाते हैं कि जहाँ पर वो एंडोमेट्रियम में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो फिर हर बारी जैसे पीरियड्स आते हैं तो वहाँ से भी मेंस्ट्रुएशन होता है। तो दूसरा कारण ये है। तीसरा कारण जेनेटिक, अगर उनकी मदर को या उनकी सिस्टर को है तो चांसेस हैं कि आपको भी हो सकता है। चौथा कारण हमारे कुछ लाइफस्टाइल फैक्टर्स। आजकल आपने देखा होगा कि आजकल लेडीज़ बहुत ज़्यादा अल्कोहल, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करती हैं, तो ये बहुत नुकसानदायक होता है, कहीं ना कहीं उसका असर हो ही रहा है। तो जितने भी
आपके सिगरेट के जो भी धुएं में जो भी केमिकल्स हैं वो जाके बॉडी में इफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियोसिस का इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है। और आजकल हमारे जो खाद होती है उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिसकी वजह से एंडोमेट्रियोसिस होता है, जिसको हम लोग PCBs कहते हैं। और जो हम लोग आजकल प्लास्टिक्स यूज़ करते हैं, जो भी पैकेज फूड आता है प्लास्टिक्स में आता है, माइक्रो प्लास्टिक्स में आता है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एंडोमेट्रियोसिस में। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट कारण जिसकी वजह से एंडोमेट्रियोसिस होता है। अब हम बात करते हैं एंडोमेट्रियोसिस के डायग्नोस की। तो मैडम इसको कैसे डायग्नोस करा जाता है? देखिए, एंडोमेट्रियोसिस को डायग्नोस करने में ही कई साल लग जाते हैं। 4 से 11 साल लग जाते हैं किसी लड़की को या लेडी को एंडोमेट्रियोसिस उसका डायग्नोस करने में। ज़्यादातर जब भी किसी लेडी को पेन होता है पीरियड्स के टाइम पे, तो घर के लोग, उनकी मदर या सिस्टर बोलते हैं कि ये तो आम सी बात है, पीरियड्स के टाइम तो पेन होना नॉर्मल सी बात है, पेन किलर लो, काम करो। लेकिन कोई ये नहीं जानता कि पीरियड्स में पेन होना एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है एंडोमेट्रियोसिस का। और बढ़ते बढ़ते जब बात इतनी बढ़ जाती है कि वह अपना, अगर स्कूल गोइंग गर्ल है तो स्कूल जाना छोड़ देती है, उस 2-3 दिन छुट्टी मारती है स्कूल से, या फिर ऑफिस गोइंग लेडी अपने ऑफिस से 2-3 दिन की लीव लेती है, या अगर वो होम मेकर है तो 2-3 दिन कोई काम नहीं कर पाती जब इनको पीरियड्स होते हैं, तब ऐसे पेशेंट्स जाते हैं डॉक्टर के पास और सीधा गायनेकोलॉजिस्ट के पास भी नहीं जाते। सबसे पहले वो एक जनरल डॉक्टर के पास जाते हैं और वहाँ से फिर रेफर होता है पेशेंट गायनेकोलॉजिस्ट के पास। तो हमेशा ध्यान रखिए, पीरियड्स के पेन को कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। जब भी किसी को ऐसी प्रॉब्लम हो और कॉन्स्टेंटली हर साइकिल में ऐसी प्रॉब्लम हो पीरियड्स के टाइम पे, तो आपको अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। तो हम लोग डायग्नोसिस इसका कैसे करते हैं? इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मॉडलिटी है अल्ट्रासाउंड। अगर वो मैरिड लेडी है तो ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड से अच्छी कोई चीज़ नहीं है। उससे हम लोग एंडोमेट्रियोसिस को डायग्नोस कर सकते हैं। उसमें अगर ओवरी में एंडोमेट्रियोसिस है तो हम लोगों को चॉकलेट सिस्ट नज़र आती है। अगर बावल में यानी इंटेस्टाइन्स, आंतों में एंडोमेट्रियोसिस है तो हम लोग को वहाँ पे नोड्यूल्स नज़र आते हैं। ब्लैडर एंडोमेट्रियोसिस भी हम लोग अल्ट्रासाउंड से देख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि सब लोग एंडोमेट्रियोसिस को अल्ट्रासाउंड से डायग्नोज नहीं कर पाते। जो इस चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं, केवल वही लोग अल्ट्रासाउंड से एंडोमेट्रियोसिस को डायग्नोस कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस एंडोमेट्रियोसिस के केस में होता है MRI। MRI हमको हेल्प करता है किसी भी पर्टिकुलर पेशेंट का ट्रीटमेंट प्लान करने में। उसको किस टाइप की सर्जरी चाहिए, कहाँ नोड्यूल्स हैं तो वहाँ हमको हटाने हैं, तो ये सब चीज़ें हम लोगों को MRI के द्वारा पता चलती हैं। तो अब मैडम से जानेंगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो मैडम अब हमारी ऑडियंस को ये बताइए कि एंडोमेट्रियोसिस का क्या ट्रीटमेंट है। तो देखिए, ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट कई चीज़ों पे डिपेंड करता है। पेशेंट की एज क्या है, वो मैरिड है कि नहीं है, उसकी फैमिली कंप्लीट है कि नहीं है, उसको प्रेगनेंसी चाहिए कि नहीं चाहिए, और उसकी सिवियरिटी क्या है डिजीज़ की, किस ग्रेड का डिजीज़ है उसको, उसके सिम्टम्स उसकी लाइफ पर क्या इफेक्ट डाल रहे हैं। अगर हम लोग ग्रेड के बारे में बात करें तो इसकी 4 ग्रेड होती हैं: मिनिमल, माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर। जहाँ तक है मिनिमल और माइल्ड वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनको इतने सिम्टम्स नहीं होते हैं। वैसे केसेस में हम लोग मेडिसिन्स का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन माइंडेड मेडिसिन इसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस नहीं है। अगर वो अनमैरिड गर्ल है और उसको अभी ऑब्वियसली बात है प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तो उस केस में हम लोग कुछ टाइम तक मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं और उसको कोई सिम्टम भी नहीं है, तब डेफिनेटली हम लोग मेडिसिन दे सकते हैं। लेकिन मेडिसिन का काम क्या है? मेडिसिन केवल हार्मोनल सप्रेशन करती है, यानी ईस्ट्रोजन का लेवल कम कर देगी बॉडी में। पेशेंट को पीरियड नहीं आएगा, और जब पीरियड नहीं आएगा तो जो भी एंडोमेट्रियोटिक नोड्यूल्स या एंडोमेट्रियोटिक लीजन्स हैं, जो जख्म है एंडोमेट्रियोसिस के, वो बड़े नहीं होंगे, वो सूख जाएंगे कुछ देर के लिए, तो पेशेंट को सिम्टम्स में रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही मेडिकल ट्रीटमेंट स्टॉप होगा वैसे ही दोबारा से वो सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे। तो केवल जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो टेम्पररी ट्रीटमेंट है। तो जब पेशेंट आते हैं जिनको सिम्टम्स हैं
और मेडिकल ट्रीटमेंट से रिस्पांस नहीं मिला, या फिर ऐसे पेशेंट्स जिनको मॉडरेट या सीवियर ग्रेड का एंडोमेट्रियोसिस है, जिसको हम लोग डीप इन्फिल्ट्रेटिंग एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं, तो ऐसे केस में एकमात्र इलाज है कि हम लोग लैप्रोस्कोपिकली जाके जितने भी एंडोमेट्रियोटिक लीजन्स या नोड्यूल्स, चॉकलेट सिस्ट, जहाँ जहाँ पर एंडोमेट्रियोसिस है उसको हम लोग हटा देते हैं, और जहाँ जो ऑर्गन है उसको हम लोग सेव कर लेते हैं। यानी ओवरी को सेव कर लेंगे तो चॉकलेट सिस्ट हटाएंगे, ओवरी सेव हो जाएगी। पेरिटोनियम में है तो वो पेरिटोनियम वो परत होती है जो कि हमारे ऑर्गन्स को कवर करती है, तो उतनी जगह से हम लोग उसको हटा देंगे। तो इतना कुछ जानने के बाद अब मन में सवाल ये उठता है कि एंडोमेट्रियोसिस का ट्रीटमेंट होने के बाद क्या ये फिर से हो सकते हैं? एंडोमेट्रियोसिस अगर जब हम लोग सर्जिकली मैनेज करते हैं तो हम अपने पेशेंट्स को ये बात ज़रूर बताते हैं कि हो सकता है कुछ साल बाद, 2 साल या 5 साल बाद दोबारा से ये डिजीज़ वापस आए, क्योंकि उनकी बॉडी में ही वो सिस्टम सेट है, उनकी बॉडी में ईस्ट्रोजन लेवल ज़्यादा हो सकता है, या सीलोमिक मेटोप्लीजिया या जेनेटिक कॉम्पोनेंट हो सकता है, जिसकी वजह से दोबारा से ये डिजीज़ वापस आ सकता है। लेकिन बहुत ज़्यादा केसेस में नहीं, केवल 10 से 20% लोगों में दोबारा होने के चांसेस होते हैं। तो आज का हमारा लास्ट सवाल ये है कि मैडम एंडोमेट्रियोसिस के इंसिडेंस को कैसे कम कर सकते हैं? देखिए, एंडोमेट्रियोसिस के रीजंस तो मैंने अभी आपको बताए। जेनेटिक रीजंस को हम लोग हटा नहीं सकते, सीलोमिक मेटोप्लीजिया को नहीं हटा सकते, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे हाथ में हैं। अपने हार्मोन्स को हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर से एक ही आंसर है जो कि हर वीडियो के एंड में मैं बोलती हूँ, हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब है हेल्दी खाना, एक्सरसाइज करना, नींद पूरी करना, स्ट्रेस ना लेना, स्मोकिंग एंड अल्कोहल को हमेशा के लिए बाय कर देना। और आजकल की जनरेशन को मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि स्मोकिंग करने से, खास करके आजकल आप बाहर जाइए, लड़कियाँ इतना स्मोक करती हैं, और वो जो आजकल हुक्का चलता है, तो इसको करने से कोई बहुत मॉडर्न नहीं हो जाता, इससे हम लोग की बॉडी पे कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये सब चीज़ें टोटली अवॉइड करिए। मॉडर्न होने के दूसरे तरीके भी हैं, सोच बड़ी रखिए अपनी, और इस बीमारी से बचिए। तो ये था सब कुछ एंडोमेट्रियोसिस के बारे में। तो आप लोग अपना खूब ध्यान रखिए। नमस्कार।